टॉपिक। यूथ एंड स्पोर्ट्स है तो गेम खेलना तो बनता है। इस माहौल में हम मिल नहीं सकते, पर क्यों ना साथ में ऑनलाइन ही गेम खेलें। Here's a fun couple game. This is just for fun to lighten up everyone's mood before we indulge into the session. ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए है और यहाँ किसी का भी नाम या रेस्पॉन्स डिस्क्लोज नहीं होगा, तो बेझिझक होके आप गेम खेल सकते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे जिसके 3 ऑप्शंस है। एक सेलेक्ट करके आंसर सबमिट करना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सरप्राइजेस किसे पसंद नहीं होते, चाहे मेन हो या वुमेन, इससे सभी को खुशी मिलती है। तो इसी पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु गिव्स मोर सरप्राइजेस? आप दोनों में से ज्यादा सरप्राइजेस कौन देते हैं? अगर आपको लगता है मेंस देते हैं तो आप ही सेलेक्ट करेंगे, विमेन्स देते हैं तो शी सेलेक्ट करेंगे, अगर दोनों ही आपको लगता है दोनों ही देते हैं तो बोथ सेलेक्ट करेंगे। ओह, आई एम सरप्राइज्ड, हमारी जमात के ज्यादा मेंस सरप्राइजेस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन प्लीज। हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड? आप में से कौन ऑर्गेनाइज्ड है, जो हर चीज जगह पर और नीट या क्लीन रखते हैं? हमारी जमात की विमेन्स को लगता है कि वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सो कम ऑन मेंस, गेट इनटू इट एंड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आजकल ज्यादातर लोगों को कंप्लेन होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पेंड्स मोर टाइम ऑन फोन और सोशल मीडिया? कौन ज्यादा वक्त फोन में या सोशल मीडिया पे रहते हैं? ओह, हमारे मेंस ज्यादातर टाइम फोन पे या सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना अभी हम अपना फोन से ध्यान हटाकर पार्टनर या फैमिली को ज्यादा टाइम दें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Who's better at resolving issues? कौन आपसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बेहतर है? This is interesting to know that both men and women are better. This is also a trait of strong relationship. Next question, please. सभी को हंसना बड़ा अच्छा लगता है, पर कौन ऐसे हैं जिन्हें हंसने से ज्यादा दूसरों को हंसाना पसंद है? इसी पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who has better sense of humor? कौन ज्यादा मजाकिया है और हंसी मजाक करते हैं?
हमारे जमात के मेंस ज्यादा मजाकिया है, तो क्यों ना हम कभी कभी हंसी मजाक करके घर का माहौल खुशनुमा रखे। हंसते रहो, मस्त रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु इज मोर पेशेंट? किसमें ज्यादा पेशेंस है? किसमें ज्यादा शांति या सब्र है जो ठंडे दिमाग से काम लेते हैं? हमारी जमात को ज्यादा लगता है कि मेंस ज्यादा ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। इसी बात पर मुझे एक कोट याद आता है, लर्निंग पेशेंस कैन बी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बट वंस कॉन्कर्ड यू विल फाइंड लाइफ इज इजियर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु इज मोर एक्सप्रेसिव? कौन अपनी फीलिंग्स या हर बात ज्यादा बयान करते हैं? हमारी जमात की फीमेल्स ज्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, तो क्यों ना मेंस आप भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि शेयरिंग योर फीलिंग्स इज ऑलवेज हेल्दी। ऑल राइट, यहाँ पे हम अब ये गेम एंड करते हैं। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस गेम। So without further ado, I'm extremely pleased to introduce our speaker today, Sohail Zindani. Sohail is a determined seeker of clarity. He has devoted his professional life to help advance a vision, a world of work where everyone can thrive and be their natural best while experiencing a sense of advancement and belonging. His insightful and innovative but witty and unconventional approach towards business and leadership have attracted significant attention. He has been influential in orchestrating transformation at some leading organizations across the region. Sohail is the founder of Learning Minds and the curator of Insights Business Forum. We wish him best of luck for his presentation to our inquisitive audience this evening. Welcome, Sohail, all the way from Pakistan. Over to you. Okay, wonderful. Yali Madat, everyone. It is such a pleasure being here. I was looking at the answers. जो game में हमारे पास answers आ रहे थे. मुझे एक चीज please अगर start में ही आप confirm कर दें. Is it okay if I keep this session in English and Urdu both? Urdu, Hindi, that is, or you would like me to just keep it in English? If someone from the panelists can please confirm me. सोहेल, मेरा ख्याल है इंग्लिश और हिंदी दोनों आप रखिएगा, और इंग्लिश थोड़ा कम भी तो भी चलेगा, ज्यादा लोग हमारे जो है वो हिंदी ज्यादा समझेंगे, लेकिन आप देख लीजिए नॉर्मल इंग्लिश इज ओके, परफेक्ट। थैंक यू। ओके, वंडरफुल। तो आज सेशन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है और थोड़ी देर में ये आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा। देखिए, आप में से वो लोग जो इससे पहले मुझे सुन चुके हैं कभी भी शायद, उनको ये मालूम होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो जो एक नॉर्मल रुझान, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है उसमें बात नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को तोड़ना, उसे डीकंस्ट्रक्ट करना और थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ देना सोचने के लिए। और आज जो मौजू है, आज जो टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ओवर द इयर्स इस पे बहुत काम हुआ है, लोग बात करते हैं, इवॉल्व हुआ है, हमारे रिलेशनशिप्स इवॉल्व हुए हैं, माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, माँ बाप
बच्चों का उनके माँ बाप के साथ रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, हमारे फैमिली बॉन्ड्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। इमेजिन पहले दादा दादा के भाई उन सबके बच्चे सब साथ रहते होते थे। आई अंडरस्टैंड यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वी ऑल हैव और मेजॉरिटी ऑफ अस हैव आवर रूट्स इन इंडिया पाक, एंड आपको आइडिया है कि वो जॉइंट फैमिलीज और हम किस तरह से ऑपरेट करते थे, आज उसके डायनेमिक्स चेंज हुए। सो रिलेशनशिप्स जो है वो ओवर द पीरियड बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। अब मसला ये होता है कि देखिए, अगर तो आप दौरे हाजिर के चैलेंजेस को पुराने दौर के मेथड्स के साथ, मैं वैल्यूज नहीं बोल रहा हूं, मैं मेथड्स बोल रहा हूं, के साथ उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने नए सैमसंग के फोन को, जिसमें USB-C टाइप चार्जर है, उसको पुराने चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो फोन भी खराब हो जाएगा और आपको अलग गालियां भी घर में पड़ने वाली हैं, राइट? सो अब आपके नहीं चार्ज तो करना, नहीं चार्ज करना है, लेकिन अब उसका बैटरी अलग है, उसका प्लान अलग है, उसका सॉकेट अलग है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल से लोग समझ रहे हैं। मैं अक्सर चूंकि फैमिली लेवल पे मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ, आई रियलाइज वन थिंग, आप जरा किसी नहीं, हमने तो, हम पागल थे, हमने ये किया। आप देखें अक्सर घरों के अंदर ये हो रहा होता है जहाँ जॉइंट फैमिली है। अगर बहू, दैट इज माँ, बच्चे की माँ या बाप कुछ बच्चे को करने का बोल रहे हो और उस वक्त मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आ जाए और वो अपनी विजडम दें और उसको बहू बच्चा मना कर दे तो क्या हम पागल हैं, हमने बच्चे ऐसे ही बड़े किए? भाई आपका मसला है, ये इनका मसला है, लेट देम डू इट। मैं एक दफा मैं कुछ करने लगा तो मेरी माँ ने कहा तुमको ऐसे ही बड़ा कर दिया। मैंने कहा अम्मी देखो, बात ये है कि आपके टाइम में जो माँ बाप थे ना, उनके उनका उनका टेम्परमेंट, उनका जिंदगी देखने का नजरिया और उनका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत मुख्तलिफ था, अभी बहुत मुख्तलिफ है और हमारे बच्चों का हमसे ज्यादा मुख्तलिफ होगा। अब अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर तो यार ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और हमारे दुख नहीं कम होने वाले। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, इन दिस सेशन मैं अभी 1-2 मिनट और लूंगा स्टार्ट के, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस जो हमें आप लोगों की तरफ से रिसीव हुए उसके ऊपर मैं आंसर्स दूंगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि इन जो भी आंसर्स हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करें, उसे आप इस सेशन के बाद रिफ्लेक्ट जरूर कीजिएगा, यानी ये वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए। एक दो जरूरी बातें मैं बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहला तो ये कि दुनिया में कोई माइका लाल नहीं है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन फुलफिल ऑल दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सामने वाले की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्या आपने आज तक किसी की सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं? नहीं, तो आपकी भी कोई नहीं करने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जब हमें समझ आ जाता है ना तो हमारी बहुत सारी मैथ्स वैसी सीधी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि कोई भी एब्सोल्यूट रिलेशनशिप नहीं होता। एब्सोल्यूट रिलेशनशिप आपको पता है कहाँ होता है? खाली फेसबुक पे। यानी आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं ओ हो घर उसका कितना साफ है और उसके बच्चे कितने तमीज से बैठे हुए हैं, और हस्बैंड और वाइफ तो आपस में अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यार से बातें कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद बाहर निकल के आपने कूनी भी मारनी होती है और आपने कहना होता है देखा इनको, और एक हम लोग हैं। आपको क्या पता है कि आपके आने से पहले वहां क्या हो रहा था? मैं एक मजेदार आपको बात बताता हूँ। फेसबुक पे एक कपल था जिसको मैं और मेरी वाइफ दोनों जानते हैं। तो वो लोग कहीं घूमने गए थे बाहर, वापस आ गए थे, ये भी हमें पता है वो वापस आ गए थे, फेसबुक से ही पता चलता है ये सारी बातें तो। लेकिन फिर क्या देखा कि वो बाली घूमने गए हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया, बोला ये देखो बाली घूमने गए। मैं अभी घूमने गए, उनकी मर्जी है भाई, उन्होंने टिकट ली, उन्होंने रूम रिजर्वेशन करा, हमारा इसमें क्या लेना देना है? मैंने कहा नहीं तो वो तो जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। मैंने कहा यार अभी तो हम घूम के आए। नहीं लेकिन वो भी तो अभी घूम के आए थे, गए ना वापस। अब मैं क्या बोलता यार, मैंने कहा ओके। अच्छा 3 महीने बाद हमें पता चला कि उनका डिवोर्स हो गया है। अब डिवोर्स हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी और वजह से हंस रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैं कहा डिवोर्स हो गया है तो मैंने कहा मतलब अब हमें भी कुछ सोचना चाहिए क्योंकि उनका हो गया है। यू सी, देयर आर नो आइडियल कपल्स, देयर इज नो आइडियल फैमिली। We all have our own share of challenges, we all have our own share of problems. मैं जब भी ये सेशंस करता हूँ
तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी वाइफ उस सेशन को जरूर अटेंड कर रही हो, सुन रही हो एटलीस्ट। क्यों? ताकि मेरे ऊपर एक प्रेशर रहे कि सच बोलना है, यानी ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं करनी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी भरपूर ईमानदारी से कि इस सेशन में हम जितनी बातें करें ना वो प्रैक्टिकल हो, ये वो किताबी ये पढ़ी पढ़ाई बातें ना हो, प्रैक्टिकल बातें हो, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो जिसको हम डिस्कस करें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये कि आजकल जो है ना ये यंग जनरेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है, और वो ये है कि क्या शादी करनी भी चाहिए? नहीं मतलब इतने ही फड्डे हैं, इतने ही मसले हैं, तो इज मैरिज नेसेसरी? तो हमें देखना पड़ेगा कि मैरिज है क्या। मैरिज एक सेंसिबल कोहेबिटेशन का इंसान ने एक तरीका इन्वेंट किया है। आज से कई 100 साल पहले इंसान ने एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कोहेबिटेशन हो, हमारी जनरेशंस, ये दुनिया आगे बढ़े, उसका एक बहुत ही सुथरा तरीका इंसान ने इन्वेंट किया। ठीक है जी। अब अगर आपके पास इससे कोई बेहतर तरीका है तो आप प्रपोज करें, लेकिन अगर नहीं है ना तो मैरिज फॉर एंड अगेंस्ट की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको इसकी एक लॉजिक समझाता हूं। आप जब 5 साल के थे ना, उस वक्त आप मैरिज की बड़ी कदर करते थे, अपनी नहीं, अपने माँ बाप की मैरिज की बड़ी कदर करते थे। आप सोचिए अगर आप 5 साल के हो और आपके माँ बाप की मैरिज डिस्टर्ब्ड हो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, राइट? तो जब आप 5 साल के थे ना तब आप मैरिज को बड़ा कदर करते थे उसकी। फिर आप बड़े हुए, 18 साल के जब हुए ना, जब हार्मोन्स थोड़ा गुस्से में आने लगे तो फिर हमको लगा कि नहीं जी ये तो बकवास एक बंधन है, इसकी क्या जरूरत है, ये तो नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, लाइफ इज सो फुल, डा 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 डा। लेकिन फिर क्या है, वो 5 के बाद दोबारा जब 55 पे पहुंचते हैं ना, फिर पता नहीं क्यों दोबारा वापस मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अच्छा सही लगने लगता है। बताने का मकसद मेरा क्या है, मैरिज को अपनी खामी पूरा करने का सोर्स नहीं बनाना चाहिए। मैरिज एक ऐसा डिसीजन हो जो हम अपने बेस्ट कॉन्शियसनेस के ऊपर लें। और मैं बहुत यहाँ पे भी, जब मैं नेशनल कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन बोर्ड के साथ काम करता रहा हूँ पास्ट में, मैं एक चीज बहुत धड़ल्ले से कहता हूँ, शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी ने कहा है कि शादी कर लो। इमाम का फरमान सुनते हैं ना आप, मजालिस में आने का, बैतुल ख्याल में आने का, 5-12 साल में आने का। इमाम का क्या फरमान होता है कि मैं नहीं सुनना चाहता कि मुझे ये पता चले कि आप मजलिस में इसलिए आए हैं क्योंकि किसी आपके दोस्त ने कहा कि आप आ जाए, आपके घर वालों ने कहा कि आप आ जाए। शादी का भी लगभग यही रुझान है, इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी हो गई है। अरे भाई उसकी तो और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तू भी कर ले। ऐसे नहीं होता। सो मैरिज आई थिंक शुड बी अ वेरी कॉन्शियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अब ये आखिरी बात और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, वो ये कि मैरिज, और खास तौर पे इसमें इंडो पाक को मैं कहूंगा, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं, बहुत पेनफुल स्टोरीज भी हैं, बहुत सेक्रीफाइस की स्टोरीज भी हैं। और अलमिया ये है कि हम उस सेक्रीफाइस पे बड़ा प्राइड लेते रहे। यानी मेरी माँ अगर पूरी जिंदगी मेरे बाप की बात सुनती रही सर झुकाकर, तो आज मैं उसे आइडियल औरत कह रहा हूं। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। शायद मुझे अपनी माँ को इनकरेज करना चाहिए था, करना चाहिए अपनी बात सामने रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए। ऑफ कोर्स उसका एक तरीका होता है, उसका एक ग्रेस होता है, बट वो करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एंड देन फिर वी कैन स्टार्ट। क्वेश्चन इज दैट, मैंने जो ये आपको डिवोर्स वाला भी थोड़ी देर पहले बताया, हमारे एक जानने वाले का जो डिवोर्स हुआ, तो मैं जब घर आया शाम को, मुझे चूंकि तब पता चला था, मैं घर आया तो हम कॉफी टेबल पे हम लोग बैठे थे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे अब्बू यहाँ बैठे हैं, अम्मी यहाँ बैठी हैं और मेरी वाइफ यहाँ बैठी थी। तो मैं आया और मैंने कहा उनकी डिवोर्स हो गई, और फिर हमने वही जो मस्ती मजाक थी हमने की। तो अब्बू साथ ही बैठे थे डैडी, तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम्हारी जनरेशन का समझ नहीं आता। मैं कहा इसमें हमारी जनरेशन ने क्या किया, आए दिन तलाक, हम लोग तो सुनते ही नहीं थे कभी हमारे तलाक हुई। अब बोलना तो पड़ता फिर मुझे। मैं कहा डैडी बात पता है क्या है, बात यह है कि पहले जो लड़कियां है ना, वो अपनी पसंद नापसंद, अपनी ख्वाहिश का इजहार करती नहीं थी। और बात यह है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती थी। आज जब वो अपनी बात का इजहार करती है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो ओ हो, मेरे डैडी को तो जलाल आ गया, गुस्से में आ गए।
इरशाद फरमाया, तो अच्छा, तो तुझे लगता है कि तेरी माँ कॉम्प्रोमाइज करती रही है इतने सालों से? मैंने कहा साबित करूं? ही सेड हाँ करो। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी डैडी को खाने में क्या पसंद है? उस अल्लाह की बंदी को ना सिर्फ ये पता था कि खाने में क्या पसंद है, उसको ये भी पता था कि कौन सी चीज प्लेट में रखनी का है। उसके बाद मैंने अपने अब्बा से पूछा, और इसको खाने में क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ खाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। अब ऐसा नहीं है। अब आप कहो कि कोई एक जेंडर रिश्ते का कोई एक पिलर पूरी जिंदगी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करे, हमारी बात ही सुने, अपनी बात ना कहे। सर ये नहीं होता, और ये अगर आप बाय फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके नुकसानात हैं। क्यों? क्योंकि देखें, रिलेशनशिप जो है ना, वो 3 लेवल्स पे होता है। एक फिजिकल लेवल पे, जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा इमोशनल लेवल पे, जिसमें घर में खुशी रहे, अच्छा माहौल रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि जिसके जरिए खानदान आगे बढ़े। आगे बढ़े आबादी के हवाले से नहीं, लेकिन आगे बढ़े ग्रोथ के हवाले से, उनकी सक्सेस के हवाले से। ये तीनों बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं रिश्तों में। अलमिया ये होता है कि हमारे पास नॉर्मली वो जो पहला वाला है ना, फिजिकल बॉन्ड को ही हमने शादी का नाम दे दिया है। फिजिकल बॉन्ड अगर आपको लगता है सिर्फ शादी का नाम है, तो यार फिजिकल बॉन्ड तो और भी बहुत सारे होते हैं, और मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता, बट आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी। मैरिज is a combination of physical bond and emotional bond and intellectual or mental bond. बर्नार्ड शॉ एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंटेलेक्चुअल रहे हैं अपने वक्त के। तो उस वक्त की एक हीरोइन थी, उसको वो बहुत पसंद थे बर्नार्ड शॉ। अच्छा, बर्नार्ड शॉ जो है ना, वो बड़े अगली दिखने वाले इंसान थे, मतलब अजीब सा आउटलुक था उनका। तो ये जो एक्ट्रेस थी, ये उसकी मोहब्बत में बहुत पागल थी, तो वो बर्नार्ड शॉ को पढ़ती भी रही थी। तो एक प्रोग्राम के अंदर उसको बर्नार्ड शॉ मिल गया। अब ये बहुत खूबसूरत, बर्नार्ड शॉ बड़ा अगली। तो ये बर्नार्ड शॉ के पास गई और उसको कहती है कि बर्नार्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो बर्नार्ड ने कहा, वो क्यों भाई? उसने कहा, देखो मेरा हुस्न देखो और तुम्हारी अकल देखो, सोचो कि अगर हमारे बच्चों को मेरा हुस्न और तुम्हारी अकल मिल गई तो वो क्या बच्चे होंगे। बर्नार्ड शॉ ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सोचो अगर बच्चों को मेरा हुस्न और तुम्हारी अकल मिल गई तो क्या होगा। So I think I think with all the laughters and smiles, life and the conscious choices of relationship and marriage that we make are very important, and one should take with absolute level of involvement. ये मेरे initial remarks थे। अब आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी अब मैं केटर करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम एक एक करके क्वेश्चन स्क्रीन पर ले आए, और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेझिझक यू कैन राइट इन द चैट सेगमेंट, और वो मेरे सामने आ जाएंगे, तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू देम। So any question that you like to ask, आप उसे चैट कमेंट में डाल सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पैनल में जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास, इफ यू कैन प्रॉम्प्ट द क्वेश्चन। और आप सवाल जो है वो किसी भी लैंग्वेज में पुट अप कर सकते हो। आप इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, गुजराती, रोमन गुजराती में भी लिख लो। आई एम गुजराती स्पीकिंग, तो मुझे उसको समझने में कोई होपफुली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट या, सो इफ यू कैन, पैनल से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इफ यू कैन शेयर द क्वेश्चंस व्हिच यू वुड लाइक मी टू आंसर, जो हमारे पास पहले से, एंड देन वी कैन टेक द थिंग। Okay. So here are the questions. The first question is partner selection in a light-hearted and casual manner. देखें, पार्टनर सिलेक्शन जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी एरिया है। हम लोग पता है पार्टनर कैसा ढूंढते हैं।
जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। मेरा एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड था, वो मेरे पास आया, उसने कहा यार उसकी शादी थोड़ी लेट हुई, मुझे कहता है सुहेल फाइनली मुझे लड़की मिल गई। मैं कहा वाह मुबारक हो भाई। मैं कहा क्या, कैसे तेरे को पता चला? बोला यार तू हम दोनों को देख, एक जैसी चॉइसेस है, हमें खाना एक जैसा पसंद है, कलर्स एक जैसे पसंद है। मैंने कहा तू बीवी ढूंढ रहा था, बहन ढूंढ रहा था? आई मीन व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? ये जो माइंडसेट होता है ना कि बिल्कुल मुझ जैसी हो या बिल्कुल मुझ जैसा हो, दिस इज अ रिडिकुलस आइडिया, रिडिकुलस आइडिया। मेरी तो शादी होने लगी, मैं चिकन खाता हूँ तो उसमें मैं ब्रेस्ट पीस खाता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से पूछा तुम कौन सा पीस खाती हो? उसने कहा लेग पीस। मैं कहा हाँ, फिर शादी सही चलेगी। दैट्स इंपॉर्टेंट। यू नो, relationship is not about looking for the person just like you. That's not what relationships are. Relationships are much beyond that. Relationships are how we complement each other. और ये देखें, एज जो होती है ना, ये बड़ी टेम्पटिंगली कंफ्यूजिंग होती है इस हवाले से कि आप बहुत दफा आउट ऑफ योर सेक्सुअल डिजायर्स, आउट ऑफ योर हार्मोनल इंसर्जेंसीज आप फैसले कर बैठते हैं और उसको फिर देखें। मैं आज आपको एक है ना हुस्न के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, ब्यूटी के बारे में। ब्यूटी इज अ डेप्रिशिएटिंग टूल। फिजिकल ब्यूटी इज अ डेप्रिशिएटिंग टूल। यानी अगर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत या हैंडसम तरीन मर्द से भी शादी कर लें, तो शादी करने के बाद वो ब्यूटी डिटोरिएट होती जाती है आपकी नजर में, बिकॉज ऑफ द पोजेशन माइंडसेट टू दैट ब्यूटी। यानी जो हुंजा और गिलगित में रहता है, वो हुंजा और गिलगित की ब्यूटी को, जो शिमला में रहता है वो शिमला की ब्यूटी को नहीं अप्रिशिएट कर सकता। हम जब जाते हैं तो हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। सो आई थिंक द सिलेक्शन ऑफ योर पार्टनर should be a very conscious process. Conscious process, मैं चंद filters आपको बताता हूँ. Is it a partner who my children would be proud to call their father or mother? Is he a partner or is she a partner who will be able to respect and respond? Respect and respond. गुलामी नहीं मैं बात कर रहा. Respect and respond my family values. और ये दोनों तरफ है, खाली औरत की तरफ नहीं है, ये मर्द की तरफ भी है. I think these are those very important areas that one should consider. Yeah, we can have some other question. Yeah, next question. And मेरी request होगी जितने लोग इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आप अपने सवाल भेजें, मुझे बहुत खुशी होगी if I'm able to address questions. Oh yes. अच्छा, आप देखिए, बात यह है कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि यूट्यूब भरा पड़ा है, वीडियोस भरी पड़ी हैं, एनकेब और दूसरे मौला के इदारे इस तरह के प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक और नजरिया देता हूँ। लाइफ लॉन्ग जर्नी, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ यार। क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान जमात में हम लोग नेशनल यूथ कैंप करते हैं। तो मैं कैंप करवाने के वास्ते जो है वो गया गुपीस यासीन। ये आप समझो कि चलो गिलगित का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, भले आप हो नहीं हो पाकिस्तान से। तो हुंजा गिलगित से तकरीबन 3 घंटे ऊपर जाके ही आता है, 2.5-3 घंटे। वहां पे कैंप था, वहां से हमें वापस आना था और फिर थोड़ा एक रूट का इशू हुआ था, तो हमें ये पता था कि हमें बाय इन बस बच्चों के साथ कराची तक आना है। दैट्स अ लॉन्ग टीडियस जर्नी। अब उसमें क्या था कि 2 हमारे वॉलंटियर्स थे ना यार, मैं उन पे बहुत सड़ता था, बहुत मेरा उनसे दिमाग खराब होता था। क्योंकि बहुत मेरा पटर पटर और इतना, मतलब आप वैसे ही थके हुए। और अब ये जर्नी तकरीबन 40 घंटे की बनती है लगभग। मैंने अपने आप से सोचा कि यार 40 घंटे इसके साथ रहना है, तो अब इससे कुछ ना कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट का ढूंढना पड़ेगा ना, वरना तो मेरे 40 घंटे बहुत मिजरेबल जाने वाले। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? आई डिड दैट, एंड दैट जर्नी वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज दैट आई हैड। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जब आपको पता होता है ना कि आपने पूरी जिंदगी किसी के साथ निकालनी है, तो अपने आप से पूछें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए।
आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए जो एक गेस्ट हाउस में रुके हुए एक पैसेंजर की होनी चाहिए। नहीं, आई थिंक हमें देखिए वो एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, डोंट ट्राई टू लव समबडी, सिंपली बी लवेबल। आज आप अपने आप से पूछो, मिरर में खड़े होकर पूछो अपने आप से, नहीं पूछो अपनी बीवी से, नहीं पूछो अपने शौहर से, मिरर में खड़े होकर अपने आप से पूछो, आर यू लवेबल? मतलब आप अपने आप को फिजिकली देखो, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली देखो, आप अपने आप को इमोशनली देखो और आप अपने आप से पूछो, आर यू लवेबल? मेक योर सेल्फ लवेबल। हम क्या चाहते हैं? दूसरा हमें प्यार करे। यार ये तो कंडीशनल चीज है। देखिए मैं आज आपको एक बड़ी जबरदस्त लॉजिक देता हूं, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा इसमें। आपका घर में कोई झगड़ा हो गया है, अच्छा अब से अमीन और सलीमा, मेरे चूंकि यहाँ दोस्त हैं तो मैं उनकी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अमीन और सलीमा का झगड़ा हो गया। अब जब अमीन और सलीमा का झगड़ा हुआ ना, तो अमीन सड़ा हुआ बैठा है और अब सड़ा हुआ ये बैठा है कि जब तक सलीमा सॉरी नहीं बोलेगी मैंने नहीं बात करनी है उससे। जबरदस्त, व्हाट एन इंटेलिजेंट आइडिया, ओ माय गॉड, अमेजिंग आइडिया। तो इनसे जब मेरी बात हो रही थी ना अमीन से, तो मैंने कहा अमीन तू जब मरेगा ना, तो जो तेरी कबर होगी ना, उस पे जो नहीं वो मार्बल लगा के लिखवाते हैं पैदाइश ये इंतकाल ये मैं को उस पे मैं लिखवाऊंगा कि अमीन बहुत खुश रहता अगर सलीमा उसे सही टाइम पे सॉरी बोल देती। कुछ समझ आया? यार ये किस लेवल की गुलामी है। मतलब यानी अब आप ये कह रहे हो कि मैं एकदम मनहूस चेहरा बनाकर बैठा रहूंगा जब तक सामने वाला मुझे सॉरी ना बोल दे। यार आप थोड़ी देर के लिए अकल चला के मुझे बताओ कि इसमें कोई भी अकल की बात हुई? मतलब जब अब मतलब हम पता क्या कर रहे हैं, दूसरे के हाथ में अपना सुकून दे रहे हैं कि अब तू जब तक सॉरी नहीं। अक्सर घर में होता है, मेरी वाइफ को मैं देख रहा होता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा होता हूँ, बच्चे को, अनटिल यू डोंट से सॉरी। अब वो बच्चा सॉरी बोल नहीं रहा, आप और तप रहे। अच्छा एक तो उस बच्चे ने पहले आपको तपाया हुआ है, ऊपर से वो आपको और तपा रहा है। इमेजिन व्हाट वी डू। इसको मैं कहता हूं वेरी अनकॉन्शियस यूज, अ वेरी अनकॉन्शियस यूज ऑफ आवर इमोशंस, एंड दिस इज गेटिंग so much troubling in all relationships that we have. Oh wow, I have some questions coming in here and मैं अब थोड़े questions यहां से लेता हूं। अच्छा एक सवाल मेरे पास आया है, wanted to know the level 3 of relationship little more। ये लेवल 3 क्या है? मैंने कुछ जिक्र किया लेवल 3 का। मैंने 3 लेवल वहां पे डिस्कस किए थे कि एक फिजिकल, एक इमोशनल और एक इंटेलेक्चुअल। तो ये जिन्होंने सवाल पूछा है उनका नाम नहीं आया, एनोनिमस सवाल है, तो अगर आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहें अलग से मुझे कमेंट कर दें, मुझे खुशी होगी, तो मैं थोड़ा इस पे ज्यादा बेहतर बात करूं। एक अगला सवाल है, what practice should we do in our daily lives to strengthen our bond with our husband or wife? Beautiful question, let me answer this। क्वारंटाइन का जब ये पीरियड आया ना, सबको घर में बैठने लग पड़ा, उसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या हुआ? उसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत ही नहीं थी। हम लोगों को तो एक दूसरे की शक्ल बस डिनर पे देखनी होती थी, या फिर जमात खाने जाते वक्त देखनी है, उसके बाद डिनर, फिर आपने अपना मोबाइल अपनी आंखों के सामने चिपका लेना है और जिंदगी कट गई। अच्छा अब पूरा दिन घर पे बैठना पड़ रहा था और पूरा दिन एक दूसरे का मुंह देखना पड़ा। ये कोई मजाक बात है? दिस इज अ वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। मुझे एक बंदे ने तो कहा मौला दुश्मन को ये दिन ना दिखाए। क्यों? Because we have made our relationship so miserable. We have been running from our relationship. We have been running. आप अपना घर देख लो। अब नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, या हम बोल रहे होते हैं या हम स्क्रीन देख रहे होते हैं। हम ना किसी को देखते हैं ना किसी को सुनते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? आज पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन, हमारे बच्चे तो हर वक्त मोबाइल पे चिपके हुए होते हैं। बच्चा बाप को ही देख के सीखता है, माँ को देख के सीखता है। और मुझे मौला को हाजिर नाजिर जानकर बताओ कि ये बच्चे को मोबाइल और आईपैड पे सबसे पहले चिपकाया किसने था? कौन था जिसने, चूंकि बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो आईपैड पे चिपका दिया, और बच्चा बात नहीं सुन रहा था तो मोबाइल दे दिया? ये किसने किया था? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। रिलेशनशिप नीड्स इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप पौधा है। अब पौधा ही नहीं हो सकता बीज डाल के आप चलें जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उग जाएगा। हेलो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये ऐसे नहीं उगेगा।
आपको सॉइल का ख्याल रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़े वो बहुत जरूरी है, कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई परिंदा आके उसको डैमेज ना करे। सो मैं चंद जो ये बहुत अच्छा सवाल कि हम डेली लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से घर में थोड़ी सी हेल्दी हैबिट्स लाएं। हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे फैमिली का एक साथ एक्सरसाइज करना, घर के अंदर रीडिंग हैबिट का होना। मैंने एक जगह कहा घर के अंदर रीडिंग हैबिट का होना, उसने कहा हमारी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या करें? मैं कहा बच्चे हैं, बोला हाँ। मैं कहा घर में ऐसा कल्चर बनाएं कि आप अपने बच्चों से कुछ सीखें, तो अपने बच्चों को बोलें कि आप तुम हमको सिखाओ, हमको नहीं आता तुम हमको सिखाओ। दिस क्रिएट्स स्पेस ऑफ कॉन्वर्जेशन। कोई फैमिली जिसके अंदर सुनने का कॉम्पोजिशन दोनों तरफ ज्यादा हो, वो फैमिली बड़ी स्ट्रेंथन होती है। This is, I think, something which you can try. There's another question. In past, we used to consider family as an important factor while selecting bride or groom. Do you think it applies now, or only that person is important? देखें, शादी, मैं सवाल पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात ये है कि भाई पहले जब हम शादी करते थे तो भाई उसका वो लड़का या लड़की का घर कौन है, उसके भाई क्या करते हैं, बहन क्या करती है, फूफा क्या करता है, मामू क्या करता है, खालू क्या करता है, उसके खालू की भतीजी के साला की मुमानी के चाचा की एक दफा तलाक हुई थी। ओ माय गॉड, इस वजह से मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस लेवल का भी नॉनसेंस रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारी चीजें जो शादी के साथ जुड़ी हुई है ना, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इंडो पाक का एक अपना कल्चर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ, और उसकी लॉजिक भी रही है। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि मर्द औलाद की बड़ी ख्वाहिश होती है कि भाई एक मर्द औलाद हो, लड़का हो, इसकी बड़ी ख्वाहिश होती है हम लोगों की, अनफॉर्चुनेटली बट होती है, और ये है हमारी सोसाइटी के गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन इसका आप हिस्टोरिकल रूट देखें तो आपको बड़ी हंसी आएगी। भाई होता ये था कि लड़की शादी हो जाती थी, वो ब्याह दी जाती थी, वो चली जाती थी, और पहले ये प्लेन गाड़ियां वाड़ियां तो थी नहीं, वो दूर चली गई। तो माँ बाप मरेंगे तो उनकी चिता को आग कौन लगाएगा, उनको दफनाएगा कौन? तो इसके लिए बेटा बहुत अच्छा लगता था। अभी मैयत कमेटी है फिर भी आपको बेटा अच्छा लगता है? भाई अब नहीं है काम, जिस वजह से बेटा था वो मैयत कमेटी कर रही है काम, तो अब आप रिलैक्स करो। लेकिन इट हैड अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो चीज चेंज हो गई है, लेकिन हमने वो अटके हुए वहां पे। तो अब जो ये सवाल है कि क्या फैमिली उसकी कंडीशंस और ये चेक करना, नो। सबसे पहले समझें कि शादी एक लड़का और एक लड़की, और वो भी आजकल के हालात में अगर आप लड़की हैं तो एक लड़का और एक लड़की के बीच की अंडरस्टैंडिंग का नाम है। कल्चरल इम्पैक्ट है कि जिसमें जॉइंट फैमिलीज, एम फैमिलीज के साथ रहते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। लड़का और लड़की, मुझे इतना दुख होता है आज भी, मैं यहाँ पे भी कंसिलिएशन के साथ, कभी कभी कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन बोर्ड के साथ काम करता हूँ। ज्यादातर फैमिलीज जिनके बारे में मुझे उनके डिवोर्सेस और उसका पता चलता है, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 70% में किसी तरफ से इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं, वो खाना खराब करने में। हमें समझ ही नहीं आता कि भाई शादी हो गई है तो लड़के को हम जितना काबिल कर सकते थे कर देना चाहिए था शादी से पहले, लड़की को जितना सिखा सकते थे सिखा देना था। अब जीने दो ना यार, मतलब उसमें भी लगे रहना। आई थिंक दिस इज miserable. So I think that is very important. The person is very important. Yes. What practice should we do? ये सवाल मेरे पास आ चुका है. Intellectual. Yes. So जो मैंने स्टार्ट में कहा था, वो जो मुझसे सवाल आया था कि 3 स्टेजेस का, इंटेलेक्चुअल स्टेज क्या होता है? इंटेलेक्चुअल स्टेज वो होता है जिसमें फैमिलीज एक साथ प्रोग्रेस के ऊपर काम करती हैं, एक साथ ग्रोथ के ऊपर काम करती हैं। आप देखें बहुत सारी फैमिलीज को मैं जानता हूँ, फिजिकल रिलेशन अच्छे हैं, इमोशनली एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। आप देखिए उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, पता चलता है ना इंश्योरेंस कराई थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना बच्चों की बेहतर तालीम के लिए खर्च। ये इंटेलेक्चुअल बॉन्ड होता है। इंटेलेक्चुअली एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना, नर्चर करना, ये भी उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी उस कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड इंटेलेक्चुअल हार्मनी होना। बहुत दफा ये होता है हस्बैंड का ख्याल ये होता है कि नहीं बच्चा बस जितना बस थोड़ा बहुत पढ़ के लग जाए दुकान में, लेकिन वाइफ चाहती है कि बच्चा अच्छा पढ़े। ये रिवर्स भी हो सकता है। सो आई थिंक ये बॉन्ड अगर नहीं है तो फिर अगेन फैमिली के अंदर बहुत सारे क्लैशेस आते हैं। We often overthink about a small problem for a long time. How not to let things mess in your head? देखिए पता है क्या होता है, मैं ये इतना अच्छा सवाल है और ये बहुत
खूबसूरत सवाल है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखो, कुदरत ने हमको बनाया कैसे? हमें कुदरत ने ना ऐसा बनाया है कि आना और जाना है। जिंदगी का मतलब क्या? आना और जाना है? यानी सांस आएगा लेकिन जाना जरूरी है, गया नहीं तो आप मर गए। ठीक। जिस्म में पानी आना जरूरी है, पानी नहीं आया तो मर गए, लेकिन आया है तो जाना भी जरूरी है, अगर ठहर गया तो आप मर गए। खाना जिस्म में आना जरूरी है, लेकिन बाहर नहीं गया तो आप मर गए। दौलत का आना बहुत जरूरी है, लेकिन गई नहीं तो अगली दौलत अट्रैक्ट नहीं होगी, जरूरी है। मोहब्बत का मिलना जरूरी है, लेकिन आप सामने मोहब्बत दो नहीं, खत्म हो जाएगी। ये आना और जाना जो है ना, ये हमारे नेचुरल मेक का हिस्सा है। और यहाँ मैंने अब आपको एक बहुत जबरदस्त लाइफ का सीक्रेट बता दिया है। आप लोगों को पैसा चाहिए, पैसा दें, पैसा डोनेट करें, किसी गरीब के काम आ जाए, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। ये एक अजीब साइंस है। अब आप मुझे कौन है, इसकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन है मेरे पास नहीं है भाई। करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, चाहे सिंपल ऐसा है। लेकिन होता क्या है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ, हम लोग यहाँ क्लिफ्टन से गार्डन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक वो बाइक वाला उसको गाड़ी मार के चला गया। बाइक वाले ने उसकी गाड़ी को आगे हिट कर दिया। ये भाई ने कोई बड़ी वाली गाली दी, तो मैं साथ में बैठा था, मैं कौन सा नेक भगत हूँ, मैंने भी एक दी। मैंने कहा कुछ थोड़ा जुगलबंदी बनती है तो अच्छा एक माहौल पैदा होता है। तो उसने एक और दी, तो मैंने भी उसके माहौल बनाने के लिए एक और दे दी। अच्छा, अब मैं क्या देखूं कि वो दिए ही जा रहा है। अच्छा, वो दिए जा रहा है। ये सदर में इसने गाड़ी मारी थी, हम गार्डन पहुंच गए, वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई साहब, वो बाइक वाला घर पहुंच के कपड़े चेंज करके सो भी गया, लेकिन तू अब तक तपा हुआ है। हाँ तो गाड़ी को मारा। मैं कहा तो क्या कर सकता है तू? गाड़ी से उतर के तूने उसको पीटा। कैसे पीटता, वो तो चला गया। मैं कहा तो बस यही तो तेरे को समझा रहा हूँ कि अब तू कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब तू अपने आप को तपा रहा है। ये है मसला, पार्क कर देना अपनी खोपड़ी के अंदर। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि इसको खोपड़ी से निकालना कैसे। कोई एक छोटी बात, एक छोटी सी गिच आपको दिमाग में आ गई है, आपके दिमाग में आ गई। एम्पैथी की थोड़ी प्रैक्टिस करें। मैं एक मैं ज्यादा डिटेल नहीं देता क्योंकि जमाती कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात है। मैं गया तो वहाँ एक शख्स मुझसे बहुत नाराज था, और एक पब्लिक गैदरिंग हो रही थी, मतलब उसमें और भी लोग बैठे थे, और उसने सबके सामने मेरे बारे में बुरा भला बोला। अभी कोई यार, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आया यार, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरे अंदर एक है ना, एक एक अजीब सा ट्रिगर हुआ, और वो क्या था, यार इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला होगा? इसकी लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ होगा मेरी वजह से, जिसकी वजह से इसने ये बोला? एंड ऑल ऑफ सडन मेरा जो दिमाग था, वो ये सोचने की बजाय कि ये कितना घटिया इंसान है, ये सोचने लग गया कि इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से इसका ऐसा ख्याल मेरे बारे में जन्म लिया, या ऐसा थॉट उसके जहन में आया। इसको मैं कहता हूँ स्मार्ट एम्पैथी। यानी आप सामने वाले के क्या फेयर्स हैं, सामने वाले के क्या मसले हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और ये मैं बहुत मजेदार आपको एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फैमिली फ्रेंड्स है हमारे, तो उसने, हम उनके घर पे थे, तो उसने उसकी जो, मतलब फ्रेंड इस तरह से हैं कि वो जो लड़की है, शी वाज आवर माय यूनिवर्सिटी कोलीग, सो हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। सो वो मुझे कहती है, सुहेल यार एक चीज मुझे समझ नहीं आती। मैं कहा क्या? बोला, मैं सुबह उठ के चाय भी बनाना शुरू होती हूँ ना, तो मेरी सास पीछे आके खड़ी हो जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम्म, हम्म। तो मैंने कहा अच्छा, यार क्या मुसीबत है उसके साथ? तो मैंने उसको कहा, मैं तेरे को ना जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम लोग खाना खाने बैठे, तो उन लोगों ने फालूदे बनाए थे, तो फालूदा उसने कांच के गिलास में निकाला था। तो मैंने डेलिबरेटली उसकी बेटी, जो तकरीबन 3-4 साल की है, मैंने उसको बोला, मैं कहा जा तो जरा वो लेके आ, तो ट्रे में जो पड़े हैं फालूदा के। तो अभी तो वो जैसे ही लड़की गई ना, तो ये जो माँ थी ना, ये उठ के जाके उसके साथ खड़ी हो गई और उसको हाथ लगाने लगी कि साथ में उठाओ। तो उसने कहा, मम्मी मैं उठा लूंगी। नहीं तू नहीं मैं उठा लूंगी, बोला ना आपको। अच्छा, अभी दोनों में फिट चल रही है। बहरहाल उसने आके फालूदा दिया और हमने फालूदा मस्त खाया। उसके बाद जब हम बैठे हुए थे, तो उसने कहा, तूने कहा था उसका जवाब देगा।
मैं कहा जवाब दे तो दिया। बोला क्या? मैं कहा जब तेरी लड़की फालूदा ला रही थी तो तू लेने क्यों गई? बोला पता नहीं, गिरा विरा दे तो। मैं कहा अच्छा, तो तूने कोई पीएचडी कोर्स किया है फालूदा का ग्लास लाने में? उन्होंने कहा पीएचडी कोर्स नहीं किया है, लेकिन इतने सालों से उठाती भी आई हूं तो मुझे आता है उठाना। मैं कहा बात क्या है कि वो जो तेरी सास है ना, वो इतने साल से घर में चाय बनाती भी आई है, तो उसी को लगता है कि अब उसी को चाय बनाना आता है, तो वो ये देख रही होती है कि इस बेवकूफ को आता है कि नहीं आता है। तो उसने कहा फिर? मैं कहा कल जब तू सुबह चाय बनाने लगना तो ऐसे ही पूछना मम्मी सही बना रही हूँ? वो मम्मी कहती है। मैं कहा मम्मी सही चाय बना रही हूँ, और सुनना उससे क्या बोलती है। I got her call in 3 days and you know what she said? Sohail, you're a genius. वो भी नहीं आती। मैं कहा पता है क्यों नहीं आती? बोला क्यों? क्योंकि अब उसको यकीन हो गया कि इस बेवकूफ को भी सही चाय बनाना आती है। We all have our fears. आप देखो किसी भी घर के अंदर चले जाओ, ये चल रहा है, दाल तो मेरी माँ बनाती थी। यार ये एक नंबर की वाहियात और फालतू बात है, क्योंकि अगर दाल आपकी माँ अच्छी बनाती थी, इस हिसाब से तो पिछले कोई 5-10 हजार साल से दाल का स्टैंडर्ड खराब ही हो रहा होगा, क्योंकि सबकी माँ ही अच्छी दाल बनाती थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस दिन, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी शेफ है ऐसा मुझे लगता है, उसने दाल बनाया तो मेरे डैडी, दाल तो बा बनाती थी। मैंने कहा कौन सी बा बनाती थी, इससे अच्छी दाल हो ही नहीं सकती। और अगर आपको बा की दाल बहुत अच्छी लगती है तो जब वो हयात थी उससे ज्यादा बनवा के फ्रिज में रखवा लेते, वो खाते रहते। मेरी माँ की दाल की बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? So this, I think, is a very important perspective for all of us to understand. I think relationship is a ship which many people are there to make it run. Everyone is different and no one is perfect. Absolutely, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और शिप की मिसाल जो आपने दी ना, उसमें मैं आपको बताऊं कि वो जो होता है ना, जिसको हम उर्दू में तो चप्पू बोलते हैं, तो वो जो चप्पू आप चलाते हैं ना, सब एक तरफ चला रहे हो ना तो सही है, डिफरेंट होंगे सब, लेकिन चप्पू एक जगह चलना चाहिए। कोई यहाँ चला रहा हो और कोई वहां चला रहा हो, फिर प्रॉब्लम है, राइट? What if children wants to go and live in relationship? Should parents allow their children for this? This is a very tricky question. Just give me a minute. I'll grab a glass of water for myself. Yes. So सवाल है कि भाई अगर बच्चे बात कर रहे हैं आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स की, तो क्या ये पेरेंट्स को इस बारे में क्या करना चाहिए? देखें, इसमें अब कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी फैमिली वैल्यूज को, हमारी रिलीजियस वैल्यूज को, हमारी सोसाइटी वैल्यूज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वेस्ट। अच्छा, अब ये जो लिव इन है ना, ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर आप लोगों को अभी लिव इन से ही घबराहट हो रही है, अभी आगे आगे देखिए आप होता है क्या। मैं बहुत नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ फर्दर चैलेंजेस, जिसका मैं अभी जिक्र भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं कोई बात कर देता हूँ ना तो फिर लोग उसी को खरीदना शुरू कर देते हैं। बट why they need live in relationship? Let's try वही वाली फिलोसफी हम अप्लाई करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा रहा था। क्यों वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं? वो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो अब इंसान को भी गेम की तरह देखते हैं। गेम होती है ना, अभी लेके देखते हैं, थोड़ा टाइम खेल के देखते हैं, अच्छी हुई तो फिर खेलते रहेंगे। यू सी, दिस अप्रोच टू लाइफ इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बट मेरे डेंजरस कहने से और आपके डेंजरस कहने से चली तो नहीं जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत लंबा अरसा था ना कि जब ये होता था कि कम्युनिटी से बाहर शादी कर ली तो ये तो मतलब कि अंत हो गई ना, इंतहा हो गई। आज आपको हर 20 में से एक घर में ये कहानी मिलती होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता काबिले कबूल हो रही है। काबिले कबूल हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सही है, लेकिन काबिले कबूल हो रही है। You don't know the future of live-in relationship, and I don't want to make any good or bad comment, but what I would like you to say is that on this aspect, try to get in conversation with your children in understanding, in making them understand that life, अगर उनको ये लगता है कि लिव इन के बाद they'll be predictably right about some other person, that's not how relationship works. So I think that should be focused. Shamsi, I would come back to you. Can you please put up more questions so that we can take them? Okay. यार ये जो है ना, मैं
ये आप लोगों को देखिए, इस पे मैं जवाब नहीं दे रहा शमसी, मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ, अब आप तैयार हो जाएं। यार ये कोई, मैं कहता हूँ बेवकूफी की हाईएस्ट लिमिट है। मतलब के कपड़ों पे, दावतों पे, डांसेस पे, हर उस चीज पे खर्चा होता है जो दूसरे दिन सुबह उठ के बाथरूम जाकर पूरी हो जाती है। मतलब यार मुझे तो कंडोलेंस करने का दिल चाहता है ऐसे लोगों से। मतलब एक होते हैं बेवकूफ, एक होते हैं महा बेवकूफ, और फिर एक होते हैं ये वाले। यार ये क्या बेवकूफी है। हनीमून पे खर्च कर लो, कुछ बेहतर एक्सपीरियंस ही हो जाए। इन्वेस्टमेंट कर लो, अपने बच्चों के लिए कुछ सेव करना शुरू करो। लेकिन मसला क्या है? मसला जो है ना सर, मसला मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। ये मसला है, आपको इस मसले की जड़ बताता हूँ। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली तो नहीं, खैर अब इसको टाइम हो गया, मुझे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्सेशन का इदारा होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुझे हायर किया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो मैंने उनका ट्रेनिंग कराया। तो पहला दिन का ट्रेनिंग हो गया, तो दूसरे दिन का जब ट्रेनिंग था हमारा, तो उसके अंदर उनका सीनियर ऑफिसर एक आया। तो जब सीनियर ऑफिसर आया, मेरी गाड़ी उसके पीछे ही थी, वो आया, उसकी गाड़ी रुकी, मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा था, बहरहाल उसकी गाड़ी रुकी, वो पीछे बैठा हुआ था। तो गाड़ी जब रुकी तो उसका ड्राइवर उतरा, ऐसा भागते हुए आया पीछे, उसका दरवाजा खोला, फिर साहब उतरे। तब तक मैं देख रहा था ये सारा नजारा। फिर बहरहाल मैं आगे पहुंचा, तो मुझे गाड़ी चूंकि पार्क करनी नहीं थी, वैले में देनी थी, तो मैंने वैले वाले को गाड़ी दी, मैं अंदर आ गया। और मैं जब अंदर आया ना, तो सर ऑलमोस्ट, क्योंकि सीनियर आदमी है ना, सीनियर पोजीशन पे स्लो ही चलता है, हमारी तरह तेज तो भागता नहीं है। तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वो कल मेरा चूंकि पार्टिसिपेंट था, तो उसने भी बहुत इज्जत से मेरे से मिले। अब थोड़ी देर चले ना, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा सर आपको एक बात बोलनी है। उसने कहा जी बेटा। और बहुत सीनियर हो, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा जी बेटा बोलो। मैं कहा सर कितना अच्छा हो कि हम अपना दरवाजा गाड़ी का खुद खोलें। उसने मुझे देखा और मुझे कहा कि पिछले 25 सालों से जब मैं दूसरों के लिए दरवाजे खोल रहा था, तब तुम कहां थे? कुछ समझ आया? यानी अब इसका कहने का मतलब यह है कि पिछले 25 साल से चूंकि मैंने सबके दरवाजे खोले हैं, अब मेरे दरवाजे खोलना तो ये तो मतलब ऐन शरई मामला है। ये बेवकूफ लोग होते हैं। और मैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल मैं कोई इसमें नेगोशिएशन की बात ही नहीं करने को तैयार हूं। यार आप मुझे बताएं तो सही, ये क्या बेवकूफी है? ये क्या, हम कंपटीशन हो रहा होता है इसमें, ओ माय गॉड, कि उसने 4 दिन का प्रोग्राम किया तो हमारा 6 दिन का प्रोग्राम होगा। मैं तो, मुझे इतना मजा आता है। मैंने तो सोच के रखा है, मेरे जितने दुश्मन है ना, उनको मैं महंगी महंगी शादियों के आइडियाज देता रहता हूँ। जिनका मैं चाहता हूं ना कि पैसा तबाह हो, मैं उनको महंगी शादियों का आइडिया देता हूँ, ताकि मेरी इंटरवेंशन के बगैर उन बेवकूफों का पैसा अपनी मर्जी से खराब हो। Have some sense. Have some sense. Your children should not learn this thing from you. ये कोविड के टाइम में भी शादियां हुई ना, हो गई ना, और कितना पैसा बचा। आप सोचो, ये अगर हमारा सिस्टम बन जाए, हमारा नॉर्म बन जाए, how beautiful as a society we can be. So yeah, next question. We take our spouse sacrifices for granted instead of giving him. Absolutely. ये मैंने स्टार्ट में अपने मिसाल जो दी थी मम्मी डैडी के हवाले से, बिल्कुल सेक्रीफाइसेस को ऐसा फॉर ग्रांटेड। देखें, अब इस चीज को समझ लें भाई, अब ये वो दौर है नहीं कि वो चुपचाप सुनेगा या सुनेगी, नहीं। अब हम सबको अपना शऊर है, हम सबके पास अपने राइट्स हैं। मगर मैं हमेशा कहता हूँ राइट्स का मसला नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। राइट्स तो हर बेवकूफ जाकर कोर्ट में ले सकता है, राइट्स का मसला नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स का मसला नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो ये राइट्स का मसला नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब होती है तब राइट्स का मसला बनता है। हम शुरू ही राइट से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दूसरों के सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट करें, पहले तो कोशिश करें कि किसी को सेक्रीफाइस ना करना पड़े।
मैं अक्सर ये बात कहते हुए बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मगर मैं आपको बताऊं, हम में से कितने बदकिस्मत बेटे ऐसे हैं, और ये मैं बात आप सबकी आंखों में देख के कहना चाहता हूँ, हम सब में कितने ऐसे बदकिस्मत बेटे हैं जिनको आज तक ये लगता है कि उसकी माँ को खाने में हड्डियां पसंद है। नहीं, माँ को भी गोश्त पसंद होता है, लेकिन आप गोश्त खाओ उसको ये ज्यादा पसंद होता है। सिंपल। आप गोश्त खाओ उसको अच्छा लगता है। अब हम ये कहें कि नहीं उसको पसंद ही हड्डियां हैं, अभी हमने मान लिया कि उसको, यार हड्डियां तो मेरे घर के बाहर जो कुत्ते हैं ना, उनको भी अगर मैं पहले गोश्त और हड्डियां एक साथ दूं, वो पहले गोश्त खाते हैं। तो कैसे माँ को पसंद नहीं हो सकता गोश्त? हाउ इज इट पॉसिबल? बट हमने उसे फॉर ग्रांटेड लिया। आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन शमसी। ओके, ये क्वेश्चन पहले भी हमारे पास थोड़ा बहुत आ गया था, तो इसलिए मेरे लिए इस पे बात करना आसान है कि वी होल्ड ऑन टू ग्रजेस एंड एक्यूमुलेट देम इंस्टेड ऑफ सीकिंग काउंसलिंग थ्रू कैप सिस्टम एंड ड्रैग इट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। देखें, डॉक्टर शाइस्ता हैं यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में। तो एक दफ़ा मैं उनको सुन रहा था, तो कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे बहुत बहुत पसंद आई वो बात। उसने बोला कि इफ इट हर्ट्स, कैंसर के हवाले से उसने कहा, इफ इट हर्ट्स, अगर दुख रहा है, इट्स अ गुड न्यूज। अगर दुख रहा है, इट्स अ गुड न्यूज। यस, क्योंकि अब आपको पता चल गया ना कि अब ट्रीट करना है। लेकिन अगर दुख ही नहीं रहा है और वो फैल रहा है ना अंदर, दैट्स अ बैड न्यूज। अब ये दुखना क्या होता है? आप देखें तो लेडीज के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा पाया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कि उसको इनिशियली पेन होना शुरू होता है, उसको ऑफ फील होना शुरू होता है, उसको स्ट्रेच में पेन होना शुरू होता है। लेकिन हमारी माओं को, इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं है कंप्लेन करने की। ये तो बोलते ना, मेरे को थोड़ा हाथ में दुख रहा है, अरे तेरे भी अभी तो घर आता हूं और तेरा शुरू हो जाता है। तो इसको पता है सुनने वाले तो है नहीं। This becomes this makes breast cancer as one of the most widely spread cancers in the world. Isn't it shameful? क्यों? क्योंकि वो छोटे सी तकलीफ को हम accumulate करते रहते हैं, which grows to a point of no return. रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब कैब, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन बोर्ड, YSB के पास जाते हो ना, अगर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के मौके नहीं मिल रहे होते, जाते हैं ना, उसमें कोई आपको तकलीफ, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम, उसमें हाय अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, तो कैब पे जाने में इतनी मौत क्यों आ जाती है? जबकि कैब, मैंने मोज़म्बिक की कैब के साथ काम नहीं किया है, बट आई टेल यू, ये इमाम का एक ऐसा इदारा है, और चूंकि मैंने बहुत काम किया है कैब के साथ इन जनरल, इमाम का ये एक ऐसा इदारा है जिसमें पल पल जो इमाम की गाइडेंस है उसमें सरे फहरिस्त होती है, keeping the dignity and privacy of जमात intact। हमारे यहाँ आप देखें, बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है, साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट आप लोग छोकरो गांडो थोड़ी छे, हेलो इसमें ये कहां से आ गया? गांडो गांडो नहीं, पागल नहीं है, ये कहां से आ गया? भाई आप किसी ENT के पास ले जाते हो अपने बच्चे को, तो इसका क्या मतलब है? उसके ईयर नोज थ्रोट नहीं है, उसका मतलब है कि ईयर नोज थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते तो इसका भी क्या मसला है? इसका भी मतलब ये है कि दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉर्ट इट आउट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कंसिलिएशन के मैटर पे जाते हो, आर्बिट्रेशन के मैटर पे जाते हो, तो ठीक है यार, थोड़ी सी बॉन्डिंग के अंदर खलिश है, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में कितने लोग, मेरी एग्जांपल जो होती है ना वो बेसिक होती है, इसलिए मैं ज्यादा, मुझे मुश्किल एग्जांपल्स आती भी नहीं है। आपने देखा है वो लड़कियां बच्चियां छोटी पतली चेन पहनती हैं, तो कभी कभी उसमें ऐसे नॉट बन जाती है, उस नॉट को खोलना बहुत बाज लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना? अब क्या है कि उसको जितना खींचते जाओगे वो टूट जाएगी। तो आप क्या करते हो? आप घर में किसी ऐसे शख्स को देते हो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये कुछ ना कुछ करके इसको सॉल्व कर लेगा।
है ना। और बाय द वे इसमें मैं आपको टोटका सिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल के और फिर उसको स्ट्रेच करें, यू विल बी एबल टू डू इट। ये तो टोटका मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन एग्जांपल क्या, खींचेंगे टूट जाएगी। सो आप क्या करते हैं, कोई एक एक्सपर्ट ढूंढते हैं और उसको दे देते हैं। व्हाई कांट वी डू, जब रिश्ते उलझ जाते हैं हम, ये क्यों सेम चीज नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट। ओके, यस, मोर क्वेश्चंस प्लीज। To lay a new fresh foundation with new principles to give it a try. हाँ, कभी आम खाया है जो गंदा निकला हो? कभी ऐसा हुआ है कि बर्गर खाया और उसके अंदर जो बीफ पैटी थी वो खराब थी? तो उसके बाद क्या करते हो, बीफ बर्गर खाना छोड़ देते हो या आम खाना छोड़ देते हो? नहीं। हमें जिंदगी में कभी कोई शख्स गलत मिल जाए तो उसके बाद हम क्या, अब तो मेरा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है, तो बस फिर जाना इंसानों के बीच में रह क्यों रहा है, जंगल में जाके सेटल हो जा। ये कोई करने की बात हुई? ये कोई करने की बात हुई? मतलब दुनिया में पता नहीं 7-8 अरब की आबादी है, उसमें आपको एक गधा या एक कोई बेवकूफ मिल गई, उसकी वजह से आपने 7.99999999 बिलियन लोगों के ऊपर से अपना विश्वास उठा लिया। डज इट मेक सेंस? मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और आपका एक दफा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? आप क्या करेंगे? यू विल लर्न इट बेटर, you will take better precautions, you will know how to wear a seat belt, you will know how to report mechanic at the right time, you will know how to claim insurance, you learn from mistakes. मैं अभी जब ये पेंडेमिक था तो मैंने एक बात कही थी, डोंट वेस्ट दिस पेंडेमिक, इस पेंडेमिक को जाया मत कीजिएगा। अब पेंडेमिक को जाया करने का मतलब क्या है, इससे सीखिएगा जरूर, इससे सीखिएगा जरूर। इससे स्कूलों ने क्या सीखा, स्कूलों ये सीखा कि भाई कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई या कभी सिक्योरिटी के मसले हो गए तो अब जरूर, और स्कूल बच्चे नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लेंगे, चला लिया ना 5 महीने है तो एक दिन और चल सकता है, कोई बात नहीं। इससे नई पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी, इन पॉसिबिलिटीज को ना भूलें, दैट इज इंपॉर्टेंट। लर्न न्यू स्किल्स, स्टार्ट विद न्यू फाउंडेशंस, दैट्स हाउ लाइफ ग्रोज। इसके बगैर कैसे चल सकती है जिंदगी? देयर इज नो अदर वे। आप एक बुरे एक्सपीरियंस को पूरी लाइफ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप पिकनिक पे जा रहे थे, ठीक है जी, आप पिकनिक पे जा रहे थे और प्लेन में बैठे और एयर होस्टेस के साथ कोई आपका झगड़ा हो गया, कोई बैग रखने की वजह से आपकी मुंहमारी हो गई। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लेन में से उतरने के बाद दफा करें उसको और एंजॉय करें, या फिर पूरी वेकेशन उस एयर होस्टेस को दिल ही दिल में गालियां देके अपनी पूरी वेकेशन जाया कर दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लाइफ के साथ भी हम लगभग यही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओ वाओ, हम लोग अपने वक्त से ऊपर चले गए, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रहा है, सो मैं माफी चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा क्विकली आंसर कर दूं। A lack of systematic and structured system of addressing our grudges and nuisance between each other. Fortnightly meeting outside home to discuss these issues candidly. There can be various ways. देखिए, ग्रजेस क्या होते हैं? ग्रजेस कुछ नहीं होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर नहीं है ना तो इसकी एक ही, किस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं आज आपको उस घर का पता देता हूँ। एक तो कब्रिस्तान में नहीं होती है, मैंने देखा है कब्रिस्तान में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सारों की बड़ी हार्मनी है और बहुत मोहब्बत से रहते हैं। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग का नहीं, पागल खाने में मैंने देखा है कि बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सारे अपने लेवल पे सेट चल रहे होते हैं। तो अगर तो आप इन 2 जगहों में से नहीं रहते हैं कहीं, यानी आप पागल खाने में नहीं रहते और आप कब्रिस्तान में नहीं रहते हैं, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कंटेम्प्ट में कन्वर्ट कर देना, यानी ये सोचना कि जिससे मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो शख्स बेवकूफ है, गधा है, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है। यार, डू यू थिंक इट्स फेयर? सामने वाला आपसे मुख्तलिफ सोच सकता है, ये बात दुरुस्त है। ये आप फतवा देने वाले कौन होते हैं कि वो जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है और आप ठीक है? आज देखें, हम इंडिया चले जाएं, फॉर मोदी अगेंस्ट मोदी चल रहा है।
आज पाकिस्तान आ जाए फॉर इमरान खान, अगेंस्ट इमरान खान चल रहा है, और अगेंस्ट और फॉर ऐसा चल रहा है कि बचपन की दोस्तियां छोड़ देते हैं। ये कोई करने वाली, ये कोई अक्ल वाली बात है? भाई वी कैन वेरी ग्रेसफुली डिसएग्री टू ईच अदर। नाउ वी कैन टॉक अबाउट ग्रजेस इन वेरियस वेज। वी कैन गो आउट। मैंने क्या कहा, अगर आपके घर में हेल्दी एक्टिविटीज की हैबिट है, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, वॉक करने जाते हैं, इस दौरान कितने मसले सुलझ जाते हैं। जस्ट हैव दोज हेल्दी एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, how would the confidence creation can happen once the core of relationship is broken and shattered? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होती है? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं आपको है ना ऐसा करता हूँ कि एक मिसाल देता हूँ। रिश्ता जो होता है ना, वो आपने देखा कभी एसी की दीवार, एसी को दीवार से निकालो, वो जो पुराने नहीं विंडो एसी आते थे, विंडो एसी को दीवार से निकालो और दीवार को भर दो और अच्छी तरह सीमेंट भी कर दो, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दरार दोबारा प्रोमिनेंट हो जाती है ना? तो आप क्या करते हो, बार बार उसके ऊपर पेंट करवाते रहते हो। देखिए, रिश्ता ऐसा होता है, दरार पड़ती है ना, तो वो उसकी, आप कहो कि नहीं वो मेरी मेमोरी से वाइप हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। अंटिल क्या पागल हो जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो रहेगा, वो स्पॉट रहेगा। तो क्या ये स्पॉट आपको तकलीफ देना चाहिए? ये स्पॉट आपको ये सिखाना चाहिए कि किस वजह से वो मेरे से बेवकूफी हुई थी, एटलीस्ट वो मैं दोबारा ना करूं। इंडो पाक के ऊपर अंग्रेजों ने इतने साल हुकूमत की है, तो इसका क्या मतलब है कि आज हम अंग्रेजों के दुश्मनों के बड़े हैं? ना 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 ना, अंग्रेजों से मोहब्बत करें, बिल्कुल मोहब्बत करें, लेकिन वो याद रखें कि वो किस तरह हमारे बीच में आए थे और हमें इतने साल गुलाम बना के रखा था। एटलीस्ट वो बेवकूफी दोबारा ना करें। दैट्स हाउ यू बिल्ट ऑन द कॉर्ड्स ऑफ रिलेशनशिप, नॉट बाय अपनी मेमोरी वाइप कर लें। ये बिल्कुल बकवास बात है। कौन मेमोरी वाइप कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस मेमोरी को दिल दुखाने के लिए नहीं, अपने आप को मजीद इंटेलिजेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करें। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने 53 लोगों के साथ स्टार्ट किया था और अब तक 53 हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग। और मेरी ये सुनते ही एक बंदा कम हो गया। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप वापस आ जाए। Yeah, so do we have other questions? I think we can take one or two more. Approach NCAP during early stages of, absolutely. देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मशवरा कब मांगते हैं? मशवरा तब मांगते हैं जब आप इसको कैंसर की तरह ट्रीट करें। कैंसर के बारे में आपको क्या लगता है, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे जाना बेहतर है या थर्ड फोर्थ स्टेज पे? ये इसको आप सिंपल समझ लो। रिश्ते उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें तो कीमोथेरेपी भी नहीं है। When you think it's a good time to seek help, seek help. कमर्शियल्स, और मैं आज आपको एक और बात, ये कमर्शियल्स की बात अभी चूंकि आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग जितने भी यहाँ पे मुझे लोग सुन रहे हैं, जो बड़े हैं, जिनके बच्चे अब अडल्ट्स होते जा रहे हैं, आप मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। अपने घर के फाइनेंशियल मैटर्स सॉर्ट करो। आज ये हालत है, मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग में एक लड़के को मैंने एक्सरसाइज करवाई। मैंने कहा आप फोन करो अपने बाप को। उसने फोन किया और अपने बाप से पूछता है, अब्बू आपने वसीयत लिखी है? उसके अब्बा ने जो गंदी गंदी गालियां उसको दी है, मतलब उसने कहा कि तू समझ, मैं मरने वाला। मैंने कहा तुम्हारा अब्बू मुसलमान है? बोला जी। मैंने कहा मतलब उसको बतौर मुसलमान इस चीज पे ईमान नहीं है कि मौत कभी भी आ सकती है? मतलब वो क्यों कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? हमारे यहाँ ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसको हमें डिफीट करना है। हम क्यों अपने घर के फाइनेंशियल मैटर्स सॉर्ट करके नहीं मरना चाहते? हम क्यों बीच में, आप देखें जॉइंट फैमिलीज तबाह हो जाती हैं जस्ट इस वजह से कि जब आप हयाती में होते हैं आप फैसले नहीं लेते। हो सकता है आपका दादा ये बेवकूफी करके गया, हो सकता है आपके वालिदैन से ही हो गया, एटलीस्ट आप तो ना करो। सॉर्ट योरसेल्फ आउट, एंड दैट टू एट द अर्ली स्टेजेस, नॉट व्हेन थिंग्स आर इन द अटर अगली शेप। आप देखें फैमिलीज होती हैं, पहले खुशी खुशी अलग नहीं होते हैं, बाद में ऐसा अलग होते हैं, ऐसा अलग होते हैं कि एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। आई थिंक दिस इज वेरी पेनफुल। थैंक यू। Do we have any other question or are we done? We have one more question.
Okay. Emphasize the CAB system values at most. Absolutely. इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ. देखिए CAB, मैं आपको ये बात तो मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इम्पार्शियलिटी ये ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर आप ये सोचिएगा भी नहीं कि कैब नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि ये कैब जब मौला से मिलने जाते हैं, दिस इज मौला फर्स्ट एंड लास्ट गाइडेंस एवरी टाइम. और ये कैप्स लॉक ऑन में मैं कह रहा हूँ एवरी टाइम. बहुत दफा हो सकता है कभी हुआ हो कहीं किसी मेंबर से कोताही हो गई हो, लेकिन आपको लगता है कि एक मेंबर की कभी की भी कोताही को पूरे इदारे के ऊपर छापा जा सकता है? इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं क्यों इतने वसूख से ये बात कह रहा हूँ. मैंने बहुत सारे कैब चेयरमैन के साथ और चेयरपर्सन के साथ काम किया है, और उनको इमाम ने कैसा नवाजा है स्पिरिचुअली, मैं आपको बता नहीं सकता. वी हैव एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स. क्योंकि ये सेवा, ये बड़ी सख्त सेवा है, ये बड़ी राजदारी की सेवा है, और ये सेवा ये इदारा बहुत अच्छी तरह करता है. लेकिन देखिए, एक इदारा है और हम उसे इस्तेमाल नहीं करें और उसके बाद उस पॉइंट पे इस्तेमाल करें जहां उस इदारे के लिए भी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाए और उसके बाद हम कहें कि नहीं, ये इदारा किसी काम का नहीं है. आई थिंक दैट्स अनरियलिस्टिक. आप एक काम करें ना, आपका हेल्थ का इदारा जो है ना, बिल्कुल अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज में उनके पास जाया करें. फिर वो भी नहीं कर सकेगा, चले आप उसको छोड़ दें. आप किसी अच्छी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, पैसे देके काम करा रहे हो ना, आप लास्ट स्टेज में जाए, वो भी आपको पैसे तो आपसे ले लेंगे, आपके कुछ नहीं कर सकेंगे. मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि कैब में मैंने इतने सालों काम किया है. The members, the time that they give on daily basis is incredible. There's a massive level of sacrifice that they give. But इस sacrifice का return क्या है? इस sacrifice का return ये है कि जमात भी उन पे equal level of trust करे. और अब ये इस तरह के open conversations हो रही है, पहले नहीं होती थी. बिल्कुल पहले तो ढके छुपी बात. We need more conversations like this. And I think NCAB in Mozambique, you've done a fantastic job. Thank you for inviting me for this conversation. मुझे बहुत मजा आया. And with this, I hand over now to Chairman Saab. Yeah, Sohail, thank you so much for this incredible presentation. You have really come up to and fulfilled our expectations, undoubtedly. और मैं अपने ऑडियंस जो यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज आप 2 मिनट के लिए रुकिएगा जब तक हम सोहेल को हम शुक्रिया अदा करें. सोहेल का ताल्लुक हमारे साथ जो है वो काफी पुराना है. ये हमारी जमात में पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, और इन्होंने मबूदो बहरा के अंदर जो हमारे यूथ के जो है सेमिनार कंडक्ट किए हैं. सोहेल, वी आर आवर जमाती इंडेटेड फॉर यू फॉर दैट. तो आज जो है मैं नेशनल कंसिलेशन आर्बिट्रेशन बोर्ड फॉर मोजाम्बिक और हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ मोजाम्बिक के लिए जो है मैं इधर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारी जमात को के साथ अपनी विजडम शेयर की, और अपने जो एक्सपीरियंस और बहुत ही प्रैक्टिकल, इजी टू अंडरस्टैंड वे के अंदर आपने जमात के मेंबर्स को एक्सप्लेन किया कि इस इदारे का क्या रोल है और क्या हमारे फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इसके अलावा मैं जो है वो हमारी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. जैसे जितनी तादाद में आए थे उतनी तादाद में ये लोग अभी तक कायम हैं. और इसके अलावा जो है हमारे कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो, जिन्होंने इसकी मार्केटिंग पब्लिसिटी के अंदर बहुत मेहनत की है, और हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ मोजाम्बिक की तरफ से जो भी वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग शमशी और दूसरे जो भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में हमारे साथ ताउन किया है, उन सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ. थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी. Thank you so much. Okay, Shamshi, we can conclude with this. So, do you know any remarks for your side? It's complete from my side. So, yeah, thank you, Chairman Saab. You've been very kind. And एक सवाल Chairman साहब मेरे पास Q&A में आया हुआ था, और अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तो I think I'll do injustice to that person जिन्होंने सवाल पूछा है. और so I'm sorry आप conclude कर चुके हो, लेकिन I think अच्छा है अगर हम जवाब दे दें. सबसे ये था कि if a woman wants to pursue her career goal first and then get married, but parents aren't in favor of this, woman is agreed to marry, but at the age of 24-25. ये देखें, again social impact बहुत ज़्यादा है. हमारी society, Indo-Pak particularly,
हमने एक तरीके से ना वो एक बना लिया है कि लड़की की इस एज तक शादी नहीं हुई तो फिर सत्यानाश है, फिर तो ये गुनाह कबीर। फ्यूचर इज नॉट लाइक पास्ट, और यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये बात बताना चाहूंगा, फ्यूचर इज नॉट लाइक पास्ट। आपके जमाने में वो एंटीना वाला टीवी आता था, तो अभी लगाओ ना एंटीना, लगाओ एंटीना, देखता हूँ क्या चलता है, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, 2 चैनल भी नहीं आएंगे, दूरदर्शन भी ना। So what I want to tell you is, today is a time to develop yourself, to make yourself competent, but at the same time it's also important to get married when you are conscious and when you are intellectually and emotionally and physically ready to do that. And I think that is very important. So with this, over to you, moderator. I think we are done. मैं हमारे ऑडियंस को एक चीज और भी शेयर करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग सोहेल आपकी तरफ से परमिशन है, हम इसको शेयर करेंगे हमारी जमात के साथ और दूसरे लोगों के साथ। तो जो भी ऑडियंस हमारी वो चाहें तो उनकी फैमिलीज के साथ भी ये ऑडियो क्लिप्स को शेयर कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो और शायद ये प्रेजेंटेशन हमारी जिंदगियों को मजीद आसान बना सके। थैंक यू वेरी मच एंड वी होप टू सी यू अगेन once again sometimes in the near future. Thank you.